Good morning all of you. Today we continue our 8th chapter, class 11 subject biology. आज अपने जो अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं 8th, उसके बारे में लास्ट लेक्चर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो थे उसके अंदर आपको मैंने बता दी थी कि बेसिकली ओवरव्यू दे दिया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी सारे के सारे अपरेटस ये ऑर्गेनेल्स आएंगे उनके क्या क्या ओवरव्यू बता दिया था कि फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आज अपने एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सेकंड है अपना गोल्जी अपरेटस, तीसरा लाइसोसोम्स, चौथा है वैक्यूल्स। देखो क्या होता है, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस है। इन दोनों का क्या होता है, जब मैं आपको फंक्शन समझाऊंगी तब आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का कोई ना कोई आपस में फंक्शन होता है, सिमिलरली शो करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने कुछ पॉइंट्स और बताए थे जिसके अंदर उन्होंने इससे पहले पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में उससे पहले अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो सेल वॉल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कुछ चीजें बताई थी, जैसे जो सेल वॉल होती है बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको उसके फंक्शंस के साथ साथ आपको ये भी बताया था कि सेल वॉल किससे बनी होती है, क्या क्या उसके प्रोग्राम्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, और अपनों ने एक स्ट्रक्चर बनाई थी प्लांट सेल की जिसके अंदर अपनों ने सेल वॉल के साथ साथ मैंने आपको ये सारी चीजें जो थी उसके अंदर शो की थी। ठीक है, तो आप लोग आपके नोट्स के अंदर वो डायग्राम निकाल लें और साथ साथ में इसको स्टडी करना स्टार्ट करें। तो अपने सबसे पहले जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपने ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। देखो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क के बेसिस पे देखो क्या होता है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं कौन सी नेटवर्क की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क, यानी कि जो भी इन ऑर्गेनेल्स के अंदर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती हैं उनका आपस में जो भी कनेक्शन होता है, क्या होता है, आपस में जो भी कनेक्शन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन कनेक्शंस का कोई ना कोई काम तो होगा। हाँ जी, कोई ना कोई फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि अपना ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करती है मिनरल्स वगैरह का, प्रोटीन्स वगैरह का, तो ये क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपना वर्क जो है परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो स्पेसेस में डिवाइडेड होती है। कितने होती है, दो डिस्टिंक्ट जो होते हैं कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके, डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। जैसे पहला आपको बताती हूँ मैं, पहले के बारे में, फिर अपने दूसरा। पहला होता है ल्यूमिनल, पहले का नाम क्या है, ल्यूमिनल। दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका फंक्शन पता नहीं क्या है, तो इसके फंक्शन के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो ल्यूमिनल होते हैं, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दो कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें ल्यूमिनल जो होता है वो इनसाइड ईआर होता है। सो जो ल्यूमिनल जो इनसाइड ईआर होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट अपने चलते हैं, इसको लंबा नहीं खींचते, इसके अंदर अपने देखते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं इनकी सरफेस पे अटैच होते हैं। कहाँ होते हैं, इनकी सरफेस पे अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उनकी सरफेस पे अटैच होते हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो इसका फीचर है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। अब इसके बेसिस पे फर्दर टू टाइप्स में और डिवाइडेड है। कौन से, आरईआर फर्स्ट एंड सेकंड वन इज एससीआर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या आरईआर क्या होता है, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पता
स्मूथ में डिवाइड किया गया है। सो क्या होता है इनके अंदर, जो राइबोसोम्स जो होते हैं अगर वो सरफेस के ऊपर अटैच है, क्या है, सरफेस के ऊपर अटैच है, तब तो उनको बोला जाएगा रफ टाइप का, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर अटैच नहीं है तब क्या बोला जाएगा, स्मूथ टाइप का, ठीक है। सो रफ और स्मूथ दो टाइप के होंगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस करना। प्रोटीन फॉर्मेशन का काम किसका होता है, रफ या स्मूथ, यानी कि ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चलेगी कि प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। आगे देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या काम करता है, लिपिड सिंथेसिस करने का काम करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करने का। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड एक और फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखो आरईआर का काम क्या होता है, ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का। और एसईआर क्या काम करता है, लिपिड सिंथेसिस करने का। सो अपने इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। अपने इसके बारे में पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। सो ध्यान देना इस चीज पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने इनको नेटवर्क के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। किन बेसिस पे, नेटवर्क के बेसिस पे ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब जो इनका ट्यूबुलर नेटवर्क होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, साइटोप्लाज्म में। अब इनको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिस्टिंक्ट टू टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनर। ल्यूमिनर कौन सा होता है, जिसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली साइड होते हैं। कहाँ होते हैं, अंदर वाली साइड। एक्स्ट्रा ल्यूमिनर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो होते हैं उनके अटैचमेंट के बेसिस पे इनको फर्दर टू टाइप्स में और डिवाइड किए गए। कौन कौन सा, आरईआर और एससीआर। अब आरईआर जो होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। एससीआर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आरईआर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और जो एससीआर होता है उसका काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस करने का, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नोट लिखो या फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखो, तो ये जो आपको सामने बोर्ड पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर और होता है, एनिमल सेल के अंदर जो लिपिड होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। एससीआर के अंदर जो लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक फंक्शन और है इसका, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, देखो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं सेक्स हार्मोन्स। कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर कौन से आते हैं, इनके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं। कौन से आते हैं, स्टेरॉइड के साथ इसको अपने थोड़ा डिटेल में ऊपर लिख लेते हैं। सो एससीआर जो होता है आपको पता है क्या काम कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस करने का। अब आगे जो लिपिड है ये क्या काम कर रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है। अब स्टेरॉइड हार्मोन आगे टू टाइप्स के हैं। कौन से, पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 से 3 बार पढ़ोगे बच्चों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और स्टेरॉइड में कौन सा आता है दूसरा, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं और सेकंड टाइप कौन सा होता है इसका, सेक्स हार्मोन्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर काम क्या होता है इन हार्मोन्स का, इम्यून सिस्टम, किससे रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, कुछ बैलेंसिंग एक्टिविटीज में। और सेक्स हार्मोन तो आप लोगों को पता ही है, जो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब चीजें किसमें आती हैं, इससे रिलेटेड आती हैं। समझ आ गया। तो ये अपना क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो है अपने नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो क्या होता है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस जो होते हैं इन दोनों का आपस में लिंक होता है। क्या होता है, लिंक होता है। तो जब अपने गोल्जी अपरेटस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या फंक्शन है। सो अब अपने स्टार्ट करते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। सो क्या होता है इसके अंदर, गोल्जी अपरेटस जो होते हैं, कैमिलो गोल्जी, क्या साइंटिस्ट का नाम है ये, कैमिलो गोल्जी, जो 1898 के अंदर आए थे। इन्होंने बच्चों क्या बताया था, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, गोल्जी अपरेटस की। तो इन साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल के स्ट्रक्चर को या और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, तो इन्होंने क्या देखा, न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन यानी कि बहुत ज्यादा पास मॉलिक्यूल्स जिसके होते हैं उसको डेंसली बोला जाता है ना,
अपरेटस। एक्चुअल में क्या था ना कि इन्होंने उस स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कोई भी नाम नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये एक स्ट्रक्चर पाई जाती है कहाँ पे? नियर न्यूक्लियस। कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लियस के पास में। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के पास में तो क्या होता है, इन्होंने बताया कि डेंसली स्टेन जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाई हुई वो कहाँ पे मिली? नियर न्यूक्लियस। कहाँ पे मिली? नियर न्यूक्लियस। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जब कैमिलो गोल्जी चले गए उसके बाद में इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? गोल्जी अपरेटस। क्या दे दिया? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। समझ आ गया? तो ओवरऑल आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इनका नाम गोल्जी बॉडीज क्यों पड़ा। तो गोल्जी साइंटिस्ट थे, उनके बेसिस पे उनके जाने के बाद जो स्ट्रक्चर या इस मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम क्या डाल दिया? गोल्जी बॉडीज। अब अपने इसके कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। अब गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो मेनली किससे कंसिस्ट होती हैं? फ्लैट होती हैं, डिस्क शेप होती हैं, सैक टाइप होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक होते हैं, यानी कि पैकेट समझ लो, ठीक है। तो ये फ्लैट और डिस्क शेप सैक होते हैं, यानी पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आगे क्या बना देती हैं? सिस्टर्नीज बना देती हैं। मतलब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है। और इन बॉडीज को आपस में क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। क्या बोल दिया? सिस्टर्नी अपरेटस। समझ आ गया? तो क्या होता है इसके अंदर? गोल्जी अपरेटस के अंदर डिस्क शेप और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है डायग्राम के अंदर। ये जो मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है, इसके अंदर जो कंटिन्यूस सेल्स हैं इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नीज या सिस्टर्नी बॉडीज, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है। आगे जो इसका मेन फंक्शन है उसके बारे में अपने देखते हैं। इसके अंदर देखो न्यूक्लियस के पास में कन्वेक्स शेप में होती है ये स्ट्रक्चर्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के पास में। ये अपने डिस्कवरी में देख लिया था कि इसका जो फॉर्मेशन जहाँ पे होती है, उसकी स्टेज जो होती है जहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। अब आगे इसके फंक्शन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक जो भी अपने मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो भी लिपिड और, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से सुनना, लिपिड और प्रोटीन जो सिंथेसिस हो चुके हैं, उनकी पैकेजिंग करना और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना अदर ऑर्गेनल्स तक। अब आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने बार बार ये चीज क्यों बोली थी कि जो अपरेटस होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। कैसे लिंक्ड होते हैं समझ आ गया आप लोगों को? लिपिड और प्रोटीन जो सिंथेसिस हो चुके हैं कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके थ्रू होगा? गोल्जी अपरेटस के थ्रू। ठीक है, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? गोल्जी अपरेटस जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे? जहाँ पे इसकी टारगेट साइट होगी। टारगेट साइट यानी कि जहाँ पे भी इसकी जरूरत होगी, नीड होगी, सिंथेसिस फॉर्मेशन के अंदर हेल्प होगी जिसके अंदर, तो टारगेट साइट पे ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस जो होते हैं ये क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। कहाँ पे? किसके साथ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। तो ये दोनों जो होते हैं नेटवर्कली आपस में क्लोज होते हैं, जिससे कि इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर। जो प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या करते हैं गोल्जी अपरेटस, इससे हेल्प लेके प्रोटीन जो है यहाँ से लेकर और आगे जो भी टारगेट साइट होती है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या था अपने गोल्जी अपरेटस के बारे में। दोबारा सुन लो, 1898 के अंदर एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि डेंसली स्टेन्ड जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के पास में, उसको क्या बोला इन्होंने? गोल्जी बॉडीज। अब फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं ये। अब मेन बात है इसकी फंक्शन, तो लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम जो हो चुका है उसको पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? सारा का सारा काम ये गोल्जी अपरेटस करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूबुलर नेटवर्क में था और गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्लोज फॉर्म में होते हैं, जिससे कि इनका फंक्शन जो इजीली परफॉर्म हो सके। आगे देखो, गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट होती है किसकी फॉर्मेशन की? एक और पॉइंट आ गया सामने कि ग्लाइकोप्रोटीन्स।
ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। समझ आ गया? तो इनकी क्या होती है, ये सिंथेसिस की साइट होती है। अभी तक तो उन्होंने ये पढ़ा कि इसका एक फंक्शन क्या था, सिर्फ लिपिड और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना। अब इसका एक और फंक्शन अपने को पता चल गया कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को सिंथेसिस करने का भी काम ही करती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो ये क्या था गोल्जी अपरेटस के बारे में। अब अपने नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं लाइसोसोम्स। अब अपने लाइसोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अपने लाइसोसोम्स के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में आपको सामने कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। अब इनका सिंथेसिस कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो जो गोल्जी अपरेटस होते हैं इनकी पैकेजिंग की वजह से, ड्यू टू द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस दीज आर फॉर्म। ठीक है सॉरी। तो फॉर्मेशन कहां से होती है इसकी? गोल्जी अपरेटस की पैकेजिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, लाइसोसोम्स जो होते हैं दीज आर वेरी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जो आइसोलेट फॉर्म के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, क्या एग्जांपल देख लो इसके, जैसे क्या क्या होते हैं इनके अंदर, लाइपेज, प्रोटीएज। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो, अब लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक्टिव कब होते हैं? एसिडिक पीएच पे। एसिडिक और बेसिक पीएच आपको पता होगी, 7 से प्लस जो पीएच होती है वो तो होती है बेसिक, और 7 से जो कम होती है वो क्या होती है? एसिडिक। सो बेसिकली क्या होता है, एसिडिक पीएच के अंदर ये एक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल फॉर डाइजेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी चीजों की डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। समझ आ गया? सो दोबारा समझ लो, ये किसकी स्ट्रक्चर थी? लाइसोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज से बनते हैं। दीज आर वेरी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज, प्रोटीएज। अब एक्टिव होते हैं कहां पे? एसिडिक पीएच के अंदर। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। ठीक है, तो ये क्या था लाइसोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अपने वैक्यूल्स पे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब अपने लास्ट अपने पॉइंट की बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। देखो वैक्यूल्स के अंदर कुछ आपको सामने पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है। क्या होता है? वैक्यूल नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी ना किसी वैक्यूल का मतलब होता है किसी खाली जगह या ऐसा स्पेस जो बिल्कुल एम्प्टी हो, उसकी बात होती है। ठीक है, सो बेसिकली वैक्यूल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। अब देखो आगे क्या होता है, अब ये जो स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, मान लो ये सेल की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, आपको मैंने प्लांट सेल के डायग्राम बना के दिखाया था, उसके अंदर कितना स्पेस प्रेजेंट था, इसको क्या बोला जाता है? वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल होती है अपने अंदर क्या क्या कंटेन करती है? इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कुछ ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं व्हिच आर नॉट यूज्ड इन सेल। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती हैं? वैक्यूल्स के अंदर। क्लियर हो गया? सो वैक्यूल्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्पेस में होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको वैक्यूल्स बोला जाता है। अब वैक्यूल के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट इन वैक्यूल। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? टोनोब्लास्ट। याद रखनी है ये चीज, क्या बोला जाता है? टोनोब्लास्ट। पेपर में कभी भी 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, या नोट्स के अंदर आप लोगों को ये चीज स्पेशली मेंशन करनी है कि सिंगल मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको टोनोब्लास्ट बोला जाता है। अब प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स जो होती है 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। कितनी? 90%। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं अपना 90% जो स्पेस होती है सिर्फ वैक्यूल्स कंटेन करती हैं। आगे देखो, प्लांट्स के अंदर जो टोनोब्लास्ट होती है वो ट्रांसपोर्ट क्या करती है? अब आप लोग काम भी पता होना चाहिए टोनोब्लास्ट का। तो टोनोब्लास्ट काम क्या करती है? आयंस को और जो मटेरियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। यानी कि
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, तो इसका फंक्शन आपको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख के बताया। एक्चुअल में इसका फंक्शन यही होता है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझते हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ये तो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज मूवमेंट कर रही है, मतलब कि वो जो इसका पाथवे था उससे अपोजिट मूवमेंट कर रही है। सो ये आयंस वगैरह को जो भी ट्रांसपोर्टेशन करती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ करती है। आगे देखो, अमीबा के अंदर बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर अमीबा का। अब अमीबा के अंदर एग्जांपल से आपको समझ आएगा, अमीबा के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, याद रखना आपने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इससे आपको समझ आ जाएगा कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है। अब इसके अंदर जो एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सारे के सारे फंक्शन इसी वैक्यूल से परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब कि एक्सक्रीशन करना है तो भी इसी वैक्यूल से होगा, सिक्रीशन करना है किसी चीज का तो भी यहीं से होगा, फूड एंगल्फ करना है तो भी यहीं से होगा, ठीक है, डाइजेशन करना है तो भी इसी सेल से होगा। सारा का सारा काम जो होता है इसके अंदर। और एक इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के साथ ही फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है अमीबा में? फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जो सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करने में इसके साथ हेल्प करती है। अब फूड वैक्यूल्स जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम तो आ गया एक्सक्रीशन वगैरह करने में, सारा का सारा ये काम करेगी। फूड वैक्यूल क्या करती है, जो भी फूड के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उसको एनगल्फ करने का काम इसी से होता है अमीबा के अंदर। सो दोबारा समझ लो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनिल होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, जो स्पेस क्रिएट होता है साइटोप्लाज्म में, उसको अपने वैक्यूल बोल देते हैं। अब ये क्या कंटेन करती है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यूज नहीं आते सेल के अंदर, वो भी वैक्यूल में आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट। अब आप लोगों को मेन जो स्पेशल फीचर है वैक्यूल्स का वो याद रखना है। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है? आयन ट्रांसपोर्ट करना और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट परफॉर्म करना। अब प्लांट सेल क्या, वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर 90% जो अपना कंटेन करके चलती हैं। कितना? 90%, ठीक है। और अमीबा के अंदर एग्जांपल से अगर समझे तो क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो इसके अंदर एक्सक्रीशन और सम अदर वर्क्स परफॉर्म करने का काम करती है, और फूड वैक्यूल्स जो होती है इसके अंदर जो भी फूड के पार्टिकल्स को एनगल्फ करना है वो इसी के थ्रू होता है। सो आज जो अपना था ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो था कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ ऑपरेटर्स और देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो पता ही है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है।